नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पावर कटौती को लेकर यानी कि बिजली कटौती को लेकर बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर बवाल मचा हुआ है, कैसे पावर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, कैसे बिजली कटौती का करंट उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त झेल रही है, आज इसी को लेकर होने वाली है बात सिर्फ आम जनमानस को लेकर ही नहीं होगी, बल्कि इसके साथ ही ये पावर क्राइसिस किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया है, इसको लेकर भी आज करने वाले हैं हम सीधी बात। लेकिन उससे पहले सुनिए कि यूपी की जनता किस तरह से बिजली कटौती को लेकर त्राहिमाम कर रही है। तो इस समय इतनी हो रही है कि कुछ बता नहीं सकते हैं। एक तरफ कानपुर के डीएम का कहना है कि घर पे रहे, इतनी गर्मी है और सुरक्षित रहें, लेकिन जब लाइटें ही नहीं आ रही है तो घर पे सुरक्षित भी तो नहीं है। पेड़ के पास अगर बैठो भी तो इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं कि लगता है कि थोड़ी देर बाद जिंदा बचेंगे भी कि नहीं। बिजली कटौती सारा दिन यहाँ कटी रहती है, कभी आती है चली जाती है, ना पानी आता है ना कुछ हो। पानी भी बंद है भाई, बत्ती नहीं आएगी तो पानी कहाँ से आ जाएगा। रात में जब 12 बजे जब एकदम मूड होता है कि नींद आ जावे तो उस टाइम लाइट काट दी जाती है, तो गर्म से बेहाल हो जाता है आदमी। लाइट नहीं, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट कोई 2 घंटा फॉल्ट हो गया तो दूसरे दिन शाम को आवे। सारी पब्लिक बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे और जो भी हम कर रहे हैं साउथ में रहते हैं, बर्रा साउथ में, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई दिनों से इतनी कटौती लाइट की हो रही कि पानी के लिए, पीने के लिए लोग तड़फ रहे हैं। ये पोजीशन थी घर में कि एक गिलास किसी का पानी तक नहीं बचा था। और आने वाला जो समय आ रहा है, जो इतनी गर्मी है, इससे पशु पक्षी और आदमी बहुत व्यस्त। तो बिजली कटौती के करंट की जब हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है, तो उसको लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त मन में हैं, जिनके जवाब सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो आइए वो सुलगते सवाल आपको बताते हैं जिनके इर्द गिर्द आज होगी सीधी बात। क्या घोषित बिजली कटौती को सरकार छुपाने की कर रही कोशिश, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार कह रही है कि सप्लाई है, आपूर्ति है, पर जनता सुनिए क्या कह रही है। अगर प्रदेशों में रिकॉर्ड बिजली सप्लाई तो गांव को सिर्फ 8 घंटे बिजली क्यों? डेटा गलत या फिर सिस्टम फेल? जो गांव के एरिया में सिर्फ 8 घंटे बिजली सप्लाई क्यों? क्या बिजली संकट की असली वजह बढ़ती मांग या फिर ट्रांसमिशन, कोयला सप्लाई और लोकल मैनेजमेंट की बड़ी नाकामी क्या इसमें सामने आई है? ये एक बड़ा सवाल। चौथा, जनता सड़क पर उतरी तो समाधान की जगह एफआईआर क्यों की गई? क्या विरोध दबाने की कोशिश हो रही है कि सड़क जाम किया तो सीधे एफआईआर कर दी गई? पांचवा अहम सवाल, क्या 2027 चुनावों से पहले बिजली संकट योगी सरकार के लिए ठीक वही मुद्दा बन सकता है जो कभी कानून व्यवस्था और महंगाई बने थे? जरा याद कर लीजिए। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, सवाल पूछने की कोशिश करेंगे और जिनका जवाब लेने की होगी भरपूर कोशिश। तो सीधी बात में आज कई खास मेहमान हमारे साथ, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आलोक वत्स जी आज जुड़े हैं, रविंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक वत्स जी, बिजली कटौती को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली को लेकर हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। सरकार कहती है कि आपूर्ति हम दे रहे हैं, लेकिन आपूर्ति दे रहे हैं तो फिर आज ये प्रदर्शन, ये सड़क जाम, ये सब करने की जरूरत जनता को आखिर क्यों आ पड़ी? देखिए मोनिका जी, इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि यूपी में एकाएक बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। इसका मूल कारण जहां तक मैंने पता किया है कि बिजली की आपूर्ति है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन इतने मजबूत नहीं है कि इस गर्मी में उस लोड को झेल सके और वहां बार बार ट्रिपिंग हो जा रही है। और बहुत से जो ट्रांसफार्मर हैं वो भी दम तोड़ रहे हैं और उनको तुरंत रिप्लेसमेंट करने में कठिनाई आ रही है। मेरे समझ से, हालांकि जो उसके मंत्री हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं कि अगर यूपी में
सबसे दक्ष मंत्रियों की लिस्ट बनेगी तो उसमें उनका भी नाम आएगा। लेकिन या तो उनको गुमराह कर दिया उनके नीचे के अधिकारियों ने, ये एक तहकीकात का विषय है, नहीं तो उनके जैसे दक्ष आदमी के निगरानी में ये मंत्रालय इतना कैसे लड़खड़ा गया, ये एक जी चीज हो गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि AK शर्मा जी पूरी लगन से, तत्परता से इसको सुधारने में दिन रात एक किए होंगे। लेकिन हाँ, गर्मी भी ऐसी प्रचंड है जो आप देख रही हैं, इसमें ट्रांसमिशन लाइन जो ओपन में है वो बाधित होती हैं। इसको थोड़ा और दुरुस्त रखना चाहिए था अधिकारियों को पूर्व से ही। तो ये तो जब कुछ त्रुटियां तो रह गई। हाँ जी बिल्कुल, कहीं कुछ त्रुटियां तो रह गई जिस तरीके से आप स्वीकार कर रहे हैं आलोक वत्स जी, और ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर अधिकारियों की तरफ से चूक रह गई कि मंत्री तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं लेकिन उनके नीचे वाले जो अधिकारी हैं वो शायद कोताही बरत रहे हैं। तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी वजह से जहाँ जो कमियां रह गई हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन्स की हो या अन्य कोई कमी हो, उन कमियों को सुधारा जाए और अगर इलाकों में बिजली नहीं मिल पा रही है, जिस तरह से जनता शिकायत कर रही है, वहां आपूर्ति की जा सके? मेरे समझ से अवश्य इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये राजद्रोह है, ये देशद्रोह है कि अगर आप ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे कि आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इंडस्ट्री को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इन लोगों के ऊपर तो मेरे समझ से देशद्रोह का केस करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन पर सजा मुकर्रर करना चाहिए। पर आलोक जी, योगी सरकार तो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है और योगी सरकार में जो तमाम अधिकारी गण हैं वो भी योगी सरकार के दिशा निर्देशन में किस तरीके से काम करते हैं वो हमारे सामने हैं। तो इस चूक की जगह आखिर छूटी ही कैसे कि जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा, हंगामा करना पड़ा, हल्ला करना पड़ा, और यकीन मानिए बिजली का संकट है, मैं खुद झेल रही हूँ ये संकट। जो गांव के इलाके हैं, या आप ये भी मान लीजिए वो इलाके उत्तर प्रदेश के जो डेवलप्ड हो चुके हैं लेकिन गूगल पर या सरकारी दस्तावेजों पर वो अभी भी गांव के नाम पे जाने जाते हैं, वहां बिजली नहीं है। दिन में मुश्किल से 6 घंटे 7 घंटे बिजली आ रही है कि बैकअप भी खत्म हो जाता है सारा। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखिए, इसका समाधान तो काम करने से ही होगा, चीजों को दुरुस्त करने से ही होगा। और मैं समझता हूं जो उसके अभी ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी, वो बिल्कुल सक्षम है इन चीजों को झेलने में और इन चीजों के साथ उभर कर ऊपर आने में। निश्चित तौर पर उनको नीचे के अधिकारियों ने गुमराह किया है, जिसके लिए उन दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस व्यवस्था को जितनी जल्दी हो सके अविलंब इसमें सुधार लाकर जनता को राहत देनी चाहिए। तो चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें सुधार लाकर जनता को राहत दी जाएगी। रविंद्र सिंह जी की बात कर लेते हैं। रविंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है, जो पावर क्राइसिस इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा मॉडल है जिससे जनता की जो ये समस्या है उसका समाधान हो सके? कहाँ आपको कमी महसूस होती है कि लोगों तक बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है? इस प्रचंड गर्मी में उन्हें ये तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं बिजली कटौती की। मोनिका जी, पहले आपने तो पूछा क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन ऐसा है कि 5 साल में जब हमको सत्ता मिली थी तो 8,500 मेगावाट का कुल उत्पादन क्षमता थी। जब हमने सत्ता छोड़ी है तो हमारी उत्पादन क्षमता थी 17,000 मेगावाट। इसके लिए हमने अनपराडी, परीक्षा, हरदुआगंज, टांडा में नई इकाइयाँ स्थापित की। पहली सौर ऊर्जा नीति बना के बाराबंकी में इकाई स्थापित की और जवाहरपुर में थर्मल पावर सेंटर लगाया था, ओबरासी में लगाया था, मेजा में लगाया था, जहां इन्होंने फिर काम करना शुरू किया। तो हमने 5 साल में जो उत्पादन क्षमता थी वो 8,500 मेगावाट बढ़ाया था। अब जो उत्पादन क्षमता है वो करीब करीब 24,000 मेगावाट है। तो ये 10 साल में 7,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ा पाए। मेन क्राइसिस का कारण क्या है? जो पीक वैल्यू डिमांड है इस समय
30,000 से 33,000 मेगावाट की है। उत्पादन क्षमता जो है 24,000 मेगावाट से 25,000 मेगावाट है। तो 8,000 मेगावाट का जो डेफिसिट आ रहा है ये सेंट्रल ग्रिड से लेना पड़ता है। सेंट्रल ग्रिड हमेशा हमको देता नहीं है बिजली सप्लाई, तो ये बनी रहेगी। तो इसके लिए अगर इन्होंने इन चीजों पे काम किया होता, और ये जो सड़क पे अभी आप जब आपका न्यूज़ सुन रहे थे हम, तो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे और क्या करेंगे, ये अगर यहाँ पर काम किया होता, फिर क्या बताए कि 40 लाख करोड़ रुपए आ गए, MOU हो गया, कहाँ गए? उसमें से कुछ बिजली के उत्पादन केंद्र लगा लिए होते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 बिजली के उत्पादन केंद्र लगाए थे जो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स थे, आप भी लगा लिए होते। अब तो विश्वगुरु हैं, तो एक लगा लेना चाहिए था, एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि कोयले से चलने वाला नहीं। जो उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है 80% जो उत्पादन है वो कोयले से होता है। कोयले के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, 8,000 टन से हो रहे हैं। तो और कभी कभी ये बाध्य किया जाता है कि अडानी से खरीदें 25,000 रुपया टन के हिसाब से। तो बिजली महंगी होगी। बिजली कितनी महंगी है आपने कहा, आप भी झेल रही, तो जरा सुन लीजिए बिजली कितनी महंगी होगी। अगर आपके पास में 3 किलोवाट का कनेक्शन है और 500 वाट आप खर्च करती है, तो जो वाकई बिजली का बिल आता है आपको, जो आपने जो खर्च किया है वो केवल 1,300 रुपए आता है, लेकिन आपको देना पड़ता है 3,000 रुपए। मतलब 130% बढ़ के देना पड़ता है। इसमें फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह है, इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं। 130% बढ़ के देना पड़ता है। यही जब एक गरीब व्यक्ति करता है, जो 1 किलोवाट मतलब जो 2 किलोवाट वाला होगा, अगर केवल 100 यूनिट ही खर्च करता है तो 335 रुपया उसका बिल आता है, लेकिन देना पड़ता है 583 रुपया, करीब 75% ज्यादा उसको देना पड़ता है। तो सरकार इन चीजों को नहीं करेगी, खाली बताएगी कि 40 लाख करोड़ रुपए आ गया। जापान गए थे तो पूरा क्योटो आ जाएगा यहाँ पे, फिर दावोस गए थे तो यहाँ डाटा सेंटर खुल जाएगा। हुआ क्या? एक भी जो थर्मल पावर ही है हमारे पास में, ज्यादातर आप थर्मल पावर खोल दिए होते या कोई भी एक नया केंद्र खोल दिए होते। हमने 8 केंद्र खोले थे बिजली उत्पादन के, आपने एक भी खोल दिया होता। जो हमने स्थापित किया था जवाहरपुर, ओबरासी और मेजावाला, इन्हीं की उत्पादन क्षमता बढ़ा दिया होता आपने, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती और आपको हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ता, उन्माद नहीं फैलाना पड़ता। तो जो लड़का कुछ नहीं कर पाता है वो दूसरों को कहता है इसने नहीं किया। अभी बताएंगे समाजवादी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि उनको खाली ये सिखा दिया गया, झूठ बोलेंगे। तो जो हम दे के गए उस पर आपने कुछ भी नहीं किया। जो हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे के गए थे और आप हिंदू मुसलमान में भड़का के और झूठ करके उद्घाटन करके और जनता को ऐसे हाल पे पहुंचा दिया है। और सबसे जो गंभीर स्थितियां हैं कि करीब 50,000 क्षमता है हमारे बिजली विभाग की, टोटल एम्प्लॉइज की, उसके बरक्स करीब 20 से 25,000 खाली ही हमारा परमानेंट एम्प्लॉई है, बाकी सब संविदा पे हैं। कभी आए कभी नहीं आए, कभी कंपनी बदल गई तो पूरा स्टाफ ही बदल गया। तो जो आंधी आया, तूफान आया, जो खंबे गिरे, जहाँ ट्रांसफार्मर फूके, तो वहां पर मैन पावर ही नहीं है। तो ना तो आपने जनरेशन में लगाया और ना डिस्ट्रीब्यूशन में मैन पावर लगाया। तो मान लीजिए आप जनरेट भी कर रहे होते, जब मैन पावर नहीं है तो आप करेंगे क्या? तो हिंदू मुसलमान बिजली पैदा नहीं करेंगे, उन्माद और नमाज बिजली पैदा नहीं करेगा, घंटा जाके मंदिर में बजाएंगे तो बिजली पैदा नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपका ये कहना है कि जो समाजवादी पार्टी ने अपने वक्त पर जो काम कर रखा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा था, उसके आगे बीजेपी ने उसको बढ़ाने का काम नहीं किया है। इसका जवाब आलोक वत्स जी से जरूर लिया जाएगा, पर पहले जरा राज शर्मा जी के पास भी चल लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राज शर्मा जी, लगातार आप इसको सिस्टम फेल कह रहे हैं, कांग्रेस इसको लगातार सिस्टम फेल कह रही है, लेकिन जरा एक ये बात भी बताइए, ये सिस्टम आखिर लड़खड़ाया कैसे? कहाँ दिक्कत आ गई, कहाँ परेशानी आ गई? जब सुधारों पर आपकी सरकार इतने लंबे समय तक वह काम कर रही थी, तो उसके आगे क्या कुछ नहीं हुआ, या फिर कहाँ दिक्कत आ गई कि ये सिस्टम इस समय पूरी तरीके से चरमरा चुका है? जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है, जनता सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई है। देखिए मोनिका जी, मैं सबसे पहले कहता हूं, अभी ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि बिजली नहीं आ रही। मैं भी इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हूं, मैं भी झेल रहा हूं।
लेकिन अभी पता क्या करेंगे ये, अभी एक काम करेंगे, एक गाय मरवा देंगे, एक मुस्लिम कोई गरीब को पैसा दे देंगे और फिर उसमें चलने लगेगा मामला। सब बिजली भूल जाएंगे, सब बिजली भूल जाएंगे। याद रखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं देश के वोटर से, सरकार को आपका डर होना चाहिए कि अगर काम नहीं करेंगे तो गिरा देंगे। अभी वत्स साहब कह रहे थे कि ऊर्जा मंत्री बहुत काम कर रहे। मैं ऊर्जा मंत्री जी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सरकार में वो ऊर्जा नहीं। एक भी, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं सिर्फ एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, समर्थक अपने देश का हूं। यहां किसी भी, अगर यादव जी को छोड़ दिया, रविंद्र सिंह जी को छोड़ दीजिए, तो कोई प्रवक्ता नहीं कह पाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मुझे वत्स साहब इतना बता दें, एक पावर प्लांट लगाया। सवाल यहाँ ये नहीं है, देखिए दिन भर हम अपनी पार्टी को डिफेंड करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं। जब मुझे पता है कि मैं रात के 1 बजे भी आऊं तो मेरी बीवी दरवाजा खोल देगी, मेरा बेटा आलिंगन कर देगा, तो क्यों ना 1 बजे आऊं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जनता का इकबाल है ही नहीं। क्या करना है, गाय मरवा देंगे, किसी मुर्शिद को फंसा देंगे, हम लोग ढक 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 वोट दे देंगे, तो फिर क्यों काम करो। मैं वत्स साहब से कहता हूं, छोड़िए सारी बात बिजली की, बिजली भी झेल लूंगा मैं, लेकिन मुझे बता दो, अभी मैं मोनिका जी 400 किलोमीटर पहाड़ों पे गया तो 12 या 11 स्कूल मुझे रोड पे दिखे और लगभग 135 से 145 रविंद्र भाई शराब की दुकान दिखी। शराब पी के गाड़ी मत चलाएं, पहाड़ों पे खतरा है। बताओ यार, क्या मतलब है। मोनिका जी, मतलब एक बात बताओ, मैं बुराई नहीं कर रहा, ये सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सनातनियों के लिए अच्छी है? सनातन वत्स साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत में हो, सही हो, आप अच्छे हो, आप इतनी बात बता दो यार। स्कूल नदिया के पार, शराब मेरे घर द्वार, और मोनिका जी जहां मेरा घर है उससे सूरज उगता है और मैं जल चढ़ाता था सूरज को। लेकिन रविंद्र भाई, मैं भगवान के हाथ जोड़ के कह सकता हूं, अब मैं अरक नहीं चढ़ाता हूं सब जाके, क्योंकि वहां पे बोर्ड लगा हुआ है कंपोजिट दुकान। पहली बात। दूसरी बात, मैं फोटो दिखा दूंगा मोनिका जी, मैं ऋषिकेश मेरा अपना आश्रम है, सब कुछ है, पूजा पाठी हूं। वहां गया, त्रिवेणी घाट पे पूजा पाठ करी, सब कुछ करा, गिलास भर के आचमन करा। 10 दिन दवाई खाई मैंने, तो पता चला जहां आचमन कर रहा था उस पे लेफ्ट साइड पे 100 मीटर पे सीवर गिर रहा और राइट पे 30 मीटर पे सीवरेज गिर रहा। आपने किसको धोखा दिया? सनातन धर्म को धोखा दिया, और गंगा मैया ने आपको बुलाया था। यह मान लिया जाए सच में गंगा मैया ने बुलाया था, तो गंगा मैया ने इसलिए बुलाया था कि सीवरेज लाइन डालोगे। कुछ तो गलतियां मेरी पार्टी की रही होंगी, कुछ तो है, क्योंकि हमने इनकी साइनिंग इंडिया को ब्लर किया था 6 महीने पहले, इन्होंने 2004 में कराया था, हम जीते थे। कुछ गलतियां रह गई होंगी जाने अनजाने में। लेकिन एक और बात बताऊं, आप दुनिया में, मैं ये मानता हूं, आप दुनिया में किसी से भी झूठ बोलो मोनिका जी, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोलो, क्योंकि जब आदमी मरता है तो उसे पता चलता है मैंने बीवी बच्चे दोस्तों से, अपने एंकर से कितना झूठ बोला, ये पछताप होता है। आप बताइए, आपने बिजली लगाई नहीं, अच्छा क्या जरूरत है मुझे बताइए, योगी जी को क्या जरूरत थी वेस्ट बंगाल में जाने की? वो यहां बिजली देखते। होम मिनिस्टर की क्या जरूरत थी बंगाल में जाने की? 17 दिन मेरे देश का होम मिनिस्टर, मैं समझता हूं जिसको कि वो मेरा रक्षक है, और वो 17 दिन गायब है ऑफिस से। प्रधानमंत्री जी, मुझे कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो रैली करी, लेकिन इतिहास गवाह है, प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के भी हुए, प्रदेश में 1 या 2 रैली होती थी। लानत है मेरे ऊपर कि मैं इस देश में जीवित हूं जिस देश में मेरा प्रधानमंत्री सभासद के इलेक्शन के लिए भी जाता है। अरे लानत है भाई, क्या करना है हमें मोनिका जी? ये तो उनकी स्ट्रैटेजी है ना राज शर्मा जी, कौन कितनी रैली कर रहा है, कौन कितने कहां जा रही है, उनकी स्ट्रैटेजी है। इस पे नहीं जा रहा, बिजली संकट पर बात करते हैं। मैं बता मोनिका जी, मैं बता रहा, बात ये, प्रधानमंत्री मेरे देश का अभिभावक है। मैं अपने घर में 2 बच्चों का, एक बीवी का पति हूं, 2 बच्चों का बाप हूं, मैं ही गायब हो जाऊं, मेरी इज्जत क्या है घर पे? और याद रखना आलोक भाई, देखो
एक और बात है, तो कुल छल मिलाकर हम कपट ये से कह सकते हैं, आप ये महाभारत कहना को चाह जीता रहे हैं गया। कि सरकार का जो ध्यान है वो इलेक्शंस पर है, सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अच्छा, मेरा नहीं है, मेरा कहना नहीं है, ये इन्हीं का कहना है। हम तो इलेक्शन मोड में रहते हैं। और एक और बात बताऊं, रविंदर भाई, आलोक भाई, निरंजन भाई, इन्हें पता है कि हम कुछ करें ना करें, लेकिन जब इलेक्शन आए 2 मुस्लिम को मरा दें, आप एनकाउंटर कर दें, जीत जाएंगे। इस प्रवृत्ति से सनातन धर्म को बदलना होगा अगर आप चाहते हो कि सनातन धर्म अपने बच्चों को सही दिशा और दशा दे सके। भाग रहे हैं रविंदर भाई यहां से, देश से लोग नहीं है। आलोक भाई नहीं कहेंगे, आलोक भाई बहुत सीधे व्यक्तित्व के इंसान है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, कांवड़ यात्रा में मेरा बच्चा जाए, कौन से मंत्री का बच्चा जा रहा कांवड़ यात्रा में? फिर वो शोभा यात्रा निकालते हैं भारतीय जनता पार्टी। मुझे एक बता दो, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक का बच्चा, एमएलए, किसी सांसद का बच्चा नहीं, उनका तो बच्चा पढ़ेगा बोस्टन, क्या है वो, यूनिवर्सिटी में। और एक बात बतानी पड़ेगी लोग भाई, 2014 में जिस लड़के ने आपको वोट दिया था, बहुत सोच समझ के दिया था, जिसको वोट देने का अधिकार मेरे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिया था, क्या आपने उसको नौकरी दी? अरे छोड़ देते यार। और मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूं प्राइम न्यूज चैनल में, आप एक बार कहने की क्षमता तो रखो कि मुस्लिम का हमें वोट नहीं चाहिए और मुस्लिम को अलग करेंगे। वोट भी चाहिए, अल्पसंख्यक क्या सिख नहीं है, अल्पसंख्यक क्या जा रहे हो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, तब नहीं शर्म आ रही है आपको? वैसे मुस्लिम को गाली दोगे। तो मोनिका जी, मनसा वाचा कर्मणा, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, इस पे इन लोगों का सामंजस्य नहीं है। और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी एक भार है जिसको हम भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका कहना है कि सरकार मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत जरूरतें हैं, उन पर ध्यान ना देकर, बल्कि सिर्फ इलेक्शन मोड में है, जिसमें सिर्फ जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम रह गया, उसके लिए प्रचार करने का काम रह गया है। और जो धर्म की राजनीति, पोलराइजेशन हो रहा है, इसको लेकर आपके सवाल, कुल मिलाकर जवाब आलोक वत्स जी से जरूर लिया जाएगा। पर निरंजन पोद्दार जी के पास भी जरा पहले चल लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी, जिस तरीके से बिजली संकट आकर खड़ा हो गया है, क्या इस पूरे मसले को, क्योंकि इस पूरे मसले में बिजली के अलावा इधर उधर हर तरह की बहुत बातें हो गई हैं अभी तक, क्या इस पूरे मसले को आप बिजली संकट के अलावा एक बड़े गवर्नमेंट स्ट्रेस टेस्ट के तौर पर भी देखते हैं? देखिए मोनिका जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कारण ही निवारण है। जब तक आप कारण पे नहीं पहुंचेंगे उसका निवारण नहीं कर सकते। और वो चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा। और जड़ क्या है, आपको वहां पे भी पहुंचना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एक समय था जब हमारे देश के अंदर 36% बिजली का डेफिसिट था, यानी कि जितनी मांग थी उससे ज्यादा 36% उससे कम उत्पादन हुआ करता था। आज हमारे यहाँ 17% सरप्लस उत्पादन है और हम अपने पड़ोसी देशों को भी बिजली बेचते हैं। उसके बाद में भी बिजली संकट क्यों आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद में भी बिजली संकट इसलिए आ रहा है मोनिका जी, क्योंकि सरकारों ने बिजली उत्पादन और जो जनता के बीच में विज्ञापन और प्रचार प्रसार पे तो काम किया, लेकिन उसकी जो सप्लाई लाइन है या उसकी जो लाइन लॉस की जो समस्या है उसके ऊपर कभी कोई काम नहीं किया। अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आलोक वत्स कह रहे थे कि भाई ट्रांसफार्मर लोड नहीं झेल पा रहे, लाइनें जो लोड नहीं झेल पा रही, आपको ये चीज समझ के चलनी चाहिए कि मोनिका जी, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और आबादी के अंदर भी जिस तरीके से ऊर्जा का संचयन, ऊर्जा का कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, आज के 15 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले के अगर आप देखेंगे तो लोगों के घरों में पंखे भी पूरे नहीं हुआ करते थे। आज गांव देहात में भी आप देखेंगे तो 30% 40% परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ 2-2 3-3 एसी लगे हुए हैं। हर घर के अंदर फ्रिज है, हर घर के अंदर कूलर है, हर घर के अंदर टीवी है। यानी कि बिजली की जो खपत है, या यूं कहें कि बिजली का जो कंजम्पशन है वो कई गुणात्मक रूप से बढ़ गया। लेकिन सरकारों ने उसकी जो उसका संचालन है, यानी कि चाहे आप पावर हाउसेज की बात कीजिए, चाहे आप सप्लाई ग्रिड की बात कीजिए, चाहे आप सप्लाई लाइन की बात कीजिए,
चाहे आप पावर केबल्स की बात कीजिए, चाहे आप ट्रांसफार्मर की बात कीजिए, चाहे आप उन घरों तक जाने वाली केबलों की भी बात कीजिए, वो आज भी कहीं ना कहीं पुरानी है और उनके ऊपर जो लोड चल रहा है वो कहीं ना कहीं 3 गुना 4 गुना लोड चलता है, पहली बात। और उसके बाद में मोनिका जी, जहां उसके अंदर गुणात्मक रूप से सुधार होना चाहिए, वास्तव में तो सरकारों को क्या चाहिए? सरकारों को ये चीज चाहिए कि आगे के 5 साल का रोड मैप आज से तैयार करना चालू कर दें, क्योंकि सरकारें जिस तरीके से हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं एक भौतिकतावाद उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं एक आम आदमी इतना सामर्थ्यवान हो रहा है कि वो अपने शारीरिक सुख के लिए अपने जो बिजली उपकरण है उनका जो कंजम्पशन या उनका जो यूज जो बढ़ता जा रहा है, चाहे उसके अंदर आप एयर कंडीशन से लेकर के और इंडक्शन कुकर तक आप लगा के चलिए, तो आपको ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी सरकारों को कि अगले 5 साल के अंदर हमें कितनी बिजली सप्लाई की आवश्यकता पड़ सकती है, और उसके लिए जो भी उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पे कहा था, सरकार कहीं ना कहीं, आप ये देखिए कि जो कर्मचारी वर्ग है उस कर्मचारी वर्ग के अंदर भी कुछ ठेके पे हैं, कुछ परमानेंट है। जो परमानेंट है वो अब उनके अंदर भी जिस तरीके से शिथिलता है, आप कई सोशल मीडिया के ऊपर आपने वीडियो देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं कि 4-4 घंटे से 6-6 घंटे से लाइन फाल्ट हुई पड़ी है, लेकिन जो बिजली कर्मचारी हैं वो अपने कार्यालय में बैठ करके लीडो खेल रहे हैं, यानी कि उनको ना तो वो फोन उठा रहे हैं, ना वो किसी को जवाब दे रहे हैं, ना कोई जवाबदारी ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को आप अपनी मशीनरी, जो एग्जीक्यूटिंग मशीनरी है, जो उस चीज के ऊपर काम करती है, उस मशीनरी को भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जनता के अंदर, मतलब जो सप्लाई लाइन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी कहीं ना कहीं अपग्रेड करना पड़ेगा उस हिसाब से कि जिस हिसाब से आगे बढ़े। अब समस्या तभी आती है कि जब आप एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ वही पुरानी केबल, वही पुराने खंभे, वही पुराने ट्रांसफार्मर, वही सारी परिस्थितियां। आज अगर स्थितियां ये है कि ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कोई फोन नहीं उठाता, उस मोहल्ले के अंदर सारे के सारे लोग परेशान होते हैं पूरी पूरी रात ऐसी गर्मी के अंदर। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सरकारों को पहले जड़ों से काम करना पड़ेगा। समस्या क्या होती है कि जब गर्मी का मौसम आता है, बिजली की जब समस्या होती है तो हम बिजली पे बात करते हैं, जब बारिश का मौसम आएगा उस समय, अब जब बाढ़ की समस्या आएगी तो हम बाढ़ के ऊपर चर्चा कर देंगे, सरकारें उसके ऊपर लिपापोती कर देंगी। उसके बाद में जब सूखे की समस्या आएगी हम सूखे के ऊपर चर्चा करेंगे, सरकारें उसकी लिपापोती कर देगी। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ प्लानिंग होनी चाहिए वो प्लानिंग क्यों नहीं होती? सरकार को पता है किस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, किस गति से जनसंख्या की आवश्यकता बढ़ रही है, किस गति से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से सारी चीजों की व्यवस्थाएं जब तक आप करके नहीं चलेंगे, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, केवल और केवल ये अखबारों के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन, ये मंत्री बहुत अच्छे, वो मंत्री बहुत अच्छे, ये फलाना ढिमकाना, केवल और ये सारी की सारी चीजें आपको सुनती रहेंगी। आप और हम ऐसे टीवी के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। लीपापोती करते करते ये भी कह लीजिए निरंजन जी कि जाहिर सी बात है समय निकल जाएगा। अभी हम गर्मी पर चर्चा कर रहे हैं, फिर बारिश, गड्ढे, बाढ़, इन सब पर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है जिस तरह से आप कह रहे हैं, ठीक बात है आपकी। इसी को जरा आलोक वत्स जी से भी हम सवाल ले लेते हैं। आलोक वत्स जी सुन पा रहे हैं? चलिए, आलोक वत्स जी से अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है आलोक वत्स जी, 2 सवाल मेरे आपसे हैं। पहला सवाल ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क क्यों नहीं हुआ? ये समय की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क होना चाहिए था, क्योंकि पहले के मुकाबले हमारा जो कंजप्शन है वो कई गुना बढ़ चुका है। तो सरकार ने पहले इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का काम है हर तरफ इलेक्शन पर ध्यान देना, 365 दिन इलेक्शन में रहते हैं, जनसभाएं रैलियां करने में, वोट मांगने में इतने व्यस्त रहते हैं, धर्म के ऊपर बयान देने में, धर्म की राजनीति, पोलराइजेशन, ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं कि इन्हीं में पूरी व्यस्तता है, इसलिए जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं ये सब कहीं ना कहीं दब जा रही हैं। यानी कि जो बिजली, पानी, ये सब जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं दब रही हैं। क्या जवाब है आपके पास?
देखिए मोनिका जी, अभी मैं सुन रहा था प्रवक्ता कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी और मेरे दोस्त निरंजन पोद्दार भाई को भी एक चीज जान लीजिए कि राज शर्मा जी ने कहा कि हम गाय काट के रख देंगे और सारी समस्याओं का निदान करवा देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति हमारी नहीं है कि हम इस तरीके का समाज में अशांति फैलाएं। और दूसरा, इन्होंने कहा कि ऋषिकेश में इनका आश्रम है, ये भी एक तपेदिक लोग हैं। वहां पर इनको जो गंगा का जो स्रोत मिला वो बहुत साफ नहीं मिला, लेकिन जो इनकी पर्सनालिटी है, जो एक मिनट वॉशरूम में हूँ, एक मिनट को जो इनका पर्सनालिटी है उससे अगर ये संबल की तरफ बार खोल दिया, वहाँ सब कुछ हरिद्वार में ड्राई एरिया को खत्म कर दिया। आपके उत्तराखंड के मंत्री शराब की दुकानों के पार्टनर हैं। मुझे मत कहलाना, इतनी बात कह दूंगा सच, और जो अगर झूठ कहूं, जो चोर की सजा वो मेरी। इधर सुनिए, मैं बचपन बीता है मेरा, वहां मेरे जन्म स्थान है। लक्ष्मण झूले से 3 किलोमीटर पे आप जाओगे, खाली बियर की बोतल टकरा जाएगी। पब बार खुल गए। चंडी देवी के पास लिखा हुआ है शराब पी के गाड़ी न चलाएं, एरो का निशान। शराब पीना हानिकारक है, एरो का निशान। मुझे मत कहना, मुझे झूठ नहीं बोलना जब मेरे पास स्पेशली भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई प्रवक्ता बैठा हो, बता दूंगा यार। और सुन लीजिए, नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आप लोग बड़े खराब लोग हो, मेरे पे मुकदमा कर दोगे। मैं सीधा इंसान हूं। आपके मिनिस्टर उत्तराखंड के पार्टनर है मोनिका जी, पार्टनर है। अरे मैंने बचपन, मेरी एक उम्र है, मैंने कभी शराब की दुकान नहीं देखी हरिद्वार से ऋषिकेश तक, मगर अब इन लोगों ने शराब की दुकान खोल दी, पब बार खोल दिए, लेकिन ये भाग गए ना। बताओ, मैं बताऊंगा बस भाई, जो चोर की सजा वो मेरी, झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, एक और बात बता दूं आपको, अगर राज शर्मा जी आपने जो बात बताई उनको जवाब भी तो देने दीजिए। अगर 100 मीटर पे सीवर गिर रहा है, राज शर्मा जी, ठीक है, राज शर्मा जी उनको जवाब भी देने दीजिए। उनसे वही सवाल किए गए हैं, उनको बोलने तो दीजिए, जवाब देने दीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, पहले बोलने तो दीजिए। Then I will send you behind the bar. आप बोलने तो दीजिए उनको। ओवर टू यू आलोक वत्स जी। देखिए मोनिका जी, राज भाई बोल रहे थे तो हम सभी लोग इनको सुन रहे थे, लेकिन जब हम लोग बोलना चालू करते हैं तो बीच में काट देते हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कृपया एक अच्छा श्रोता भी बनने की कोशिश करें। इन्होंने कहा कि ये है वो है, कब लिखा हुआ है शराब पीना मना है, वहां लोग शराब पी रहे थे। तो आचार संहिता में ये भी लिखा हुआ है कि किसी मंत्री को घोटाला नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के रेजिम में जो घोटाले हुए, उतना तक आजादी के बाद किसी और के रेजिम में घोटाला हुआ ही नहीं। अभी भी लोग, ये लोग घोटाले से उबर नहीं पाए हैं। अभी भी विभिन्न जगहों पर इन लोगों की केसेस लंबी। शराब की दुकान है नहीं है, फोनो फ्रेंड बिजली की बातें करते करते कहाँ हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। अच्छा, ये घोटाले की बात कहाँ रही? घोटाला आप नहीं कर रहे क्या? हैं? देश में गरीब जनता मर रही, वो बात हो रही है। मैं घोटाला कर रहा हूँ, तुम भी घोटाला कर रहा हो, मिलकर घोटाला आप बताइए, मोनिका जी, अगर राज भाई की मूछें बड़ी हैं तो इसका मतलब सबसे ज्यादा यही बोलेंगे। मर जाओगे। राज शर्मा जी, मेरी रिक्वेस्ट है, राज शर्मा जी प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, उनको बोलने तो दीजिए। बात का जवाब दे, मैं रुक जाऊंगा। क्या मेरा देश का प्रधानमंत्री आपको मरते हुए देखने के बजाय वहाँ मेलोडी बांट रहा है? कितना मिला मेलोडी? अब आप उनको बोलने तो दीजिए। रुपया मिला। ठीक है,
आपने सवाल उठाए, आपने वरना जो मैं सवाल आपका उठाए, मुकदमा राज लिखवा शर्मा जी सुनिए सुनिए आपको सुनिए, जेल भिजवा दूंगा अगर राज शर्मा देश जी को से बर्बाद सवाल करने उठाना वालों को काफी नहीं होता, जवाब सुनना भी जरूरी होता है। आपने जो सवाल उठाए वही सवाल आलोक वत्स जी से किए गए हैं, तो जिस तरह से जब आप बोल रहे थे तमाम बातें वो सुन रहे थे शांति से, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप भी सुनिए, सुनने तो दीजिए आलोक वत्स जी। मैं ही नहीं सुन रहा था, निरंजन भाई भी सुन रहे थे और रविंदर भाई भी सुन रहे थे। और दूसरी चीज, आप 2-4 मेलोडी इनको दे दीजिए, ये मेलोडी खाते रहे, हम लोगों की बातें सुनते रहे। मेलोडी तो आपका नेता कर रहा है, फिर हाँ, बोल दिए मेलोडी ये खिला रहा, शर्म करो कि एक महिला प्रधानमंत्री को अंडरस्टैंड है नहीं, अंग्रेजी जानते नहीं। दिस इज मेलोडी। कितना रुपया लिया आपने उस कंपनी से, कितना पैसा लिया बताओ, अदरवाइज आपका एक चीज नेता आप बताऊं? जेल जाओ। एक चीज बताऊं, दिल की बात खिला बताऊं सकता तो मेलोडी, घर में मोनिका भाभी जी, मारेगी, जी। घर में भाभी मोनिका मारेगी, जी, आप हाँ जी, मेलोडी मोनिका खिला जी। सकते हो? जी, जी। अच्छा ये बताओ, जैसे अरे यार, खिलाई, राज शर्मा जी, मारेगी, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी रुकिए, राज शर्मा जी चलिए रुकिए, मेलोडी हो मोनिका गई, अब जी, जरा आप बिजली पर भी मोनिका आ जी, जाते हैं जी। मोनिका जी, प्लीज मेलोडी मंगाइए और इनके मुंह में डलवाइए। और दूसरी बात, मेरी बीवी मारेगी जब वो। से मैंने राज भाई को देखा है अपने, आप खिला अब दोगे, फिर आपकी देखिए बीवी चालू हो गए। मारेगी। हाँ। ये बात सत्य है कि राज शर्मा जी को शांत कराना बड़ा मुश्किल काम है। राज शर्मा जी अब शांत हो जाइए, सारा समय अब आप ऐसे निकल सुनिए। जाएगा। बड़े प्यार से कह रही हूँ, विनम्र निवेदन के साथ कह रही अब आप हूँ, सुनिए। जरा शांत हो जाइए। 2 ही भाषाएं आती हैं मुझे, नहीं, विनम्र नहीं, निवेदन, हम्बल रिक्वेस्ट, अब आप इसके मेरी अलावा बात- तीसरी नहीं आती है आप मेरी बात सुनिए, जी। आप मेरी बात सुनिए मोनिका जी। हम्म, जब से इस नए अवतार में राज शर्मा जी आए हैं और इनके साथ डिबेट, जब से मैं अभी हाल फिलहाल की जो देख रहा हूं, तब से मैंने लाफ्टर चैनल देखना बंद कर दिया है। इतना गुदगुदा देते हैं राज भाई अपने बातों से कि फिर लाफ्टर चैनल फीका पड़ जाता है इनके सामने। हमारे प्रधानमंत्री हजार है लोगों इसलिए ये जो है को- मैं कहाँ हटा रहा हूँ, मैं तो सीरियस हूँ, मैं तो चलिए आपकी हम बातों मुद्दों पर पर हंस जरा रहा हूँ। वापस आ जाते हैं कि- हंसी ठिठोली के साथ। हाँ। चलिए राज शर्मा जी, ठीक है, रिक्वेस्ट प्लीज हंसी ठिठोली के साथ अब वापस बैक टू आवर टॉपिक, हम अपने मुद्दे पर वापस मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। आलोक वत्स जी, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क क्यों नहीं हुआ? जो राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे मित्र निरंजन पोद्दार जी ने कहा, वो है रियलिटी। उन्होंने जितनी बातें कही बिजली क्रम को सुधारने की, क्रमबद्ध, वो सारी चीजें सार्थक है। बीजेपी का, मैंने कहा ना, मिनिस्टर को मैं पर्सनली जानता हूं, ही इज अ गुड मैन, हार्ड वर्किंग मैन, नॉलेजेबल मैन, लेकिन उनको निश्चित तौर पर उनके नीचे के अधिकारियों ने गुमराह किया। इसके कारण आज इस स्थिति का सामना और पीड़ा उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहा है। और रही बात का योगी जी क्यों गए वेस्ट बंगाल और नरेंद्र मोदी जी क्यों गए, होम मिनिस्टर क्यों गए, ये पूछने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। उनके लोग भी जाते रहे हैं समय समय पर, ये अलग बात है। सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम आस्किंग यू। ठीक है, प्लीज ऐसे वाद विवाद और बढ़ेगा। राज शर्मा जी पहले उनको पूरा बोलने दीजिए, और आलोक वत्स जी इसके साथ साथ जरा इसको थोड़ा शॉर्ट में कट करते हुए, थोड़ा शॉर्ट में कट करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आ जाते हैं। लोकतंत्र में कहीं पे भी जाने आने की, किसी के साथ आलोक उठने वत्स जी, बैठने की, ठीक है। किसी के साथ आलोक वत्स जी, ये इस जवाब के साथ राज शर्मा जी को उम्मीद है उनका जवाब मिल गया होगा, पर हम अपने मूल मुद्दे पर जरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आ जाते हैं। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क नहीं हुआ आलोक वत्स जी? कि कंजप्शन इतना ज्यादा हो गया है, कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुराना है, नतीजन बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आलोक वत्स जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। कंजप्शन के अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क क्यों नहीं हुआ आलोक जी? ये बड़ा सवाल है, सरकार ने इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? देखिए, ये सरकार की नाकामी है
ये सरकार का फेलियर है, मैं इस बात को एडमिट कर रहा हूं, लेकिन एकाएक डिमांड बहुत बढ़ गया। आज के डेट में जो छोटे मोटे लोग हैं अब वो भी एसी लगाना चालू कर दिए, क्योंकि ये जो रेंट पे मिलते हैं बहुत लोगों को किस्तों में मिलना चालू हो गया, तो पीक डिमांड 33,000 मेगावाट हो गई। उत्पादन जो है, जैसा कि अभी रविंद्र भाई बता रहे थे कि 25 के आसपास का है, तो बहुत बड़ा डेफिसिट गैप हो गया है। इसके लिए निश्चित तौर पर बहुत नीचे से कार्य करना होगा, कम से कम 40-45 मेगावाट, 1000 मेगावाट की तो फिर ये काम होगा कैसे? फिर ये काम होगा कैसे? कब से होगा? मई महीने में जब ये हालात हैं तो जरा सोचिए जून जुलाई के महीने में क्या स्थिति होगी। और कंजप्शन जाहिर सी बात है वक्त के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, एरियाज जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, सारी चीजें हैं, कंजप्शन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मंत्री जी त्वरित कार्रवाई करके कम से कम जो ट्रांसमिशन के कारण जो अवरुद्ध हो रहा है बिजली, उसको तो दुरुस्त करा ही सकते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मर है उनको रिप्लेसमेंट करा ही सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जितनी डिमांड है उसके लिए तो न्यू जनरेशन की भी व्यवस्था करनी हो। ठीक है, तो कब तक ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं ये हो जाएंगी? आप भी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं जी। मैं समझता हूँ मोनिका जी, अगले सीजन में इस तरीके की परेशानियां नहीं आएंगी जब तक। तो यानी कि अभी तो गर्मी बहुत लंबी है आलोक वत्स जी, अगले सीजन में आप कह रहे हैं परेशानियां नहीं आएंगी, आप पूरा ये साल जनता को गर्मी में मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जितनी हो सकती है, अगर आप झूठ बोलवाना चाहती हैं तो कहिए, मैं कहूँ कि जी सब ठीक हो जाएगा और मैं तो पल्ला झाड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, राज भाई जानते कि मैंने कहा कि, और मैं खुद भी बिजली घरों से जुड़ा रहा हूं, मेरा स्टार्टिंग करियर थर्मल पावर से ही था, बट आई नो दैट एक दिन में वो बन नहीं सकता है कोई भी सब स्टेशन या पावर ट्रांसमिशन, तो उसके लिए तो फौरी तौर पर क्या सरकार, ठीक है आलोक वत्स जी, अगर आप टेक्निकलिटीज, आप ईमानदारी से सही बात कह रहे हैं कि टेक्निकलिटीज के अकॉर्डिंगली वो पॉसिबल नहीं है अभी त्वरित वो चीज का समाधान होना, पर फौरी तौर पर क्या समाधान हो सकता है? क्या सरकार इस तरफ विचार करेगी? क्या इस तरफ कदम उठाए जाएंगे तो कब तक उठाए जाएंगे? उस पर कदम उठा लिए गए हैं, ट्रांसमिशन लाइन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ट्रांसफार्मर जो लोड नहीं उठा पा रहे हैं उसको रिप्लेसमेंट। ठीक है, रविंद्र सिंह जी, त्वरित कार्रवाई चल रही है। ठीक है, रविंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। रविंद्र सिंह जी, जनता में गुस्सा है, यही एक बड़ी वजह है कि जगह जगह पर प्रदर्शन भी हुए बिजली संकट की वजह से। क्या इस गुस्से को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते समर्थन में कन्वर्ट कर पाएगी? क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं और ये मुद्दे जो मूल मुद्दे हैं बड़े मुद्दे होते हैं। मोनिका जी, सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ अभी आपके चैनल पे न्यूज चली कि प्रदर्शनकर्ताओं के ऊपर FIR लिखी जा रही है। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये एक आक्रोश है, जनाक्रोश है, और जनाक्रोश को भी दबाने का प्रयास किया जाएगा तो देश नहीं हो सकता है और जेल हो सकता है। अब आते हैं मुद्दे पे, क्योंकि हम लोग मुद्दे से भटक के एलटी कहीं चले जाते हैं। देखिए, हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था भारतीय जनता पार्टी को 8,500 से 17,000 पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 प्रमुख स्थान थे, जवाहरपुर, ओबरासी और मेजा। इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते थे ये लोग। इसकी उत्पादन क्षमता तो बढ़ाई नहीं इन्होंने क्या जुमलेबाजी की और क्या प्रचार किए, क्या कितने पैसे खर्च किए। इन्होंने बताया बुंदेलखंड को ग्रीन कॉरिडोर का हब बना दें। वहां तो बिजली एक्वायर ही नहीं किया गया, ग्रीन कॉरिडोर का हब क्या बना देंगे। फिर क्या हुआ, कहेंगे वहां सोलर प्लांट लगाएंगे और विंड पावर सेंटर लगाएंगे। मुझे तो लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति है, बता रहे हैं, एक जानकार हैं बहुत, IAS अधिकारी हैं, मंत्री, उनको इसके बारे में कुछ मालूम भी है क्या। फिर बताया गया कि बांदा
बांदा को भी हम सोलर पावर हब बना देंगे। क्या हुआ? जहां काम करना था वहां नहीं किया आपने, खाली प्रचार किया, प्रचार में पैसे खर्च कराए। फिर इन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे हम सोलर पावर प्लांट्स लगा देंगे। ये सब तो जुमलेबाजी थी, जो आपकी आदत है झूठ बोलने की। वो तो आपने कुछ किया नहीं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बढ़ाया नहीं। फिर नरोरा एक जगह है बुलंदशहर में, वहां पर NAPP है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर लगवाया था एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, रूस की सहायता से बना था। उसी प्रकार से एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बना दिए होते। जब उस समय बना था तो उस समय उत्पादन क्षमता हमारे नरोरा वाले पावर प्रोजेक्ट की 440 मेगावाट थी। अब तो आप बना सकते थे, ट्रंप आपका मित्र था। हमारे पास थोरियम सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, और हमारे पास यूरेनियम भी है बिहार के निचले हिस्से में और झारखंड में। तो अगर आपने एक भी यहाँ पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट लगाया होता, अब लगाते तो मुझे लगता है कि उसके 8,000 10,000 भी कर सकते थे मेगावाट। और जितने भी डेवलप देश हैं उनका जो ऊर्जा उत्पादन है वो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स पे ही चलता है, क्योंकि उनके वहाँ कोयला नहीं है, उनके वहाँ पानी नहीं है। हम तो कोयले पानी पे डिपेंड हैं। पता हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन नहीं होता है, थर्मल पावर जनरेशन नहीं होता है, तो उनके वहाँ ज्यादा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स ही लगे हुए हैं। तो हम एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ तब भी नहीं सोच पा रहे हैं जब हमारे पास सबसे ज्यादा थोरियम है। थोरियम बेचने का भी प्लान करने लग गए, लेकिन अपने जनता के लिए नहीं यूज करेंगे। जब जनता कहेगी तो उसको क्या कह देंगे, ये जेल है, यहाँ पर जो है कुछ मांग नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आप अपराधी हैं इसलिए रह रहे हैं। इस प्रकार की चीजें ठीक नहीं है। कम शब्दों में यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल जुमलेबाजी किया, धरातल पे उतर के कोई भी काम नहीं किया। और अगर काम किया होता तो कम से कम बिजली का निराकरण कर सकते थे। अब एक उपाय है इनके पास में, क्योंकि अभी क्या होगा 15 से या 20 जून से अचानक से ये जो पीक वैल्यू डिमांड बहुत कम हो जाएगी, तब तक सेंट्रल ग्रिड से ये बिजली खरीद सकते हैं। वो बिजली जो हम जबरदस्ती भेज रहे हैं, पूरे देश से बिजली पावर जनरेशन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कहाँ भेज रहे हैं? बांग्लादेश भेज रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ डिबेट बहुत करवाया इन लोगों ने, तो जबरदस्ती बांग्लादेश बिजली भेज रहे हैं। बिजली को सेंट्रल ग्रिड से जोड़ के और उन प्रदेशों में सप्लाई किया जाना चाहिए जहां पर आवश्यकता है। तो पहले हम अपनी जरूरत भेज लें, तो अपनी जरूरत पर पहले ध्यान देना होगा और उसके लिए बैलेंस बनाना होगा, और ये सरकार के हाथ में है, सरकार को इसके लिए काम करना होगा। निरंजन जी से फटाफट एक कमेंट, और फिर मैं राज शर्मा जी के पास भी जाऊंगी। निरंजन जी, क्या आपको लगता है अगले साल चुनाव हैं? क्योंकि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा, बिजली संकट का ये मुद्दा, क्योंकि जनता का भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, ठीक उसी तरीके से बिजली संकट बड़ा मुद्दा बनेगा। देखिए मोनिका जी, हमारे यहाँ चुनावी जो तंत्र है उसके अंदर एक ही फैक्टर काम नहीं करते। रही बात मुद्दे की, तो देखिए हमारी जनता के बारे में राजनेता या राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कि जनता बड़ी भुलक्कड़ है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारा और जो मीडिया है इसका भी इसके अंदर मैं योगदान मानता हूं। वो इसलिए कि जब बिजली की संकट होती है तब बिजली पे चर्चाएं होती है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं। उसके बाद में जब पानी का संकट आएगा, अतिवृष्टि होगी, तो उस टाइम बाढ़ के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में उसको भूल जाएंगे। जनता देखिए वही बात करती है, वही मुद्दा मानती है जो मीडिया या यूं कहें कि जो चर्चा का विषय होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव आते आते, चुनाव क्योंकि जनवरी फरवरी में होंगे, सर्दी का मौसम होगा, तो उस समय जनता को वो दर्द उतना सालेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से भी चर्चा हो रही थी मोनिका जी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसकी मैं एक जगह 100% फेलियरशिप मानता हूं, और वो ये है कि चाहे इन्होंने जितने भी बातें की हो वो सारी की सारी सेंट्रल सेक्रेटरेट, उसके बाद में स्टेट सेक्रेटरेट और डीएम कार्यालय तक तो ठीक जाती है, लेकिन डीएम कार्यालय से धरातल के ऊपर वहां बिल्कुल नहीं पहुंचती। उसका कारण ये है कि जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ। और आज चाहे बिजली का तंत्र हो, चाहे कोई सा भी तंत्र हो, जिस तरीके से भ्रष्टाचार ने पैर पसार लिया है। अगर मान लीजिए आपको एक बिजली का मीटर, अपने घर पे नया बिजली का मीटर लगवाना है तो बिना घूस दिए बिजली का मीटर नहीं लग सकता। अगर आपके घर की लाइन फॉल्ट हो गई है, आप अगर किसी लाइनमैन को बुलाएंगे 200-500 रुपए अगर उसको नहीं देंगे तो वो आपके यहाँ टाइम से आएगा नहीं। और आप जो इनकी हेल्पलाइन है, बिजली विभाग की जो हेल्पलाइन है,
एक बार आप उसके ऊपर कंप्लेंट करके देखिए, 24 घंटे में आपकी कंप्लेंट तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपके घर पे पूछने के लिए कोई नहीं आया, और वहां पे साइट के ऊपर दिखाएंगे कंप्लेंट सॉल्व। अब वो सॉल्व किसने करी? बिजली तो आई नहीं, मीटर तो बदला नहीं गया, ट्रांसफार्मर तो बदला नहीं गया, और वो कह रहे कंप्लेंट सॉल्व। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मशीनरी के ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ, क्योंकि जो मशीनरी जिसको हम एक सेवा का भाव मानते थे, आज भी अगर कोई सरकारी जॉब में होता है, वो कहता है कि मैं सरकारी सर्विस में हूं, सर्विस का मतलब सेवा, लेकिन वो सेवा की बात ही नहीं है। वो तो सरकारी नौकरियों को तो लोगों ने रोजगार मान लिया कि ये तो रोजगार है। वो सेवा वाली जब तक भावना सरकार नहीं लेके आएगी, जब तक किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, जब तक वो कर्मचारियों में, मशीनरी में सेवा की भावना वाली चीज नहीं आएगी, अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं होगी, चाहे इसकी सरकार आ जाए चाहे उसकी सरकार आ जाए, बातें करना बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और बातें कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि 2017 से पहले, अपने जिम्मे लेनी होगी। 2017 से, मोनिका जी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं बस, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गांव की लाइट और शहर की लाइट किस तरीके से डिवाइड थी? वो इसलिए डिवाइड थी क्योंकि गांव के अंदर 6 घंटे 8 घंटे लाइट आती थी, शहर में 16 घंटे लाइट आती थी। बातें करने को कोई कुछ भी कर सकता है, जब तक आप कारण पे काम नहीं करेंगे आप निवारण पे नहीं पहुंच सकते, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, कारण पे काम करना जरूरी है। हालांकि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा, बहुत माफी के साथ राज शर्मा जी हम आपके पास अभी नहीं आ पाए हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पावर क्राइसिस उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरीके से पावर पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस क्राइसिस से उभरना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये ना हो कि जनता का जो आक्रोश है, जनता का जो गुस्सा है, वो इसी तरीके से सरकार के समक्ष बार बार आए और सरकार को ये आगे झेलना पड़े, क्योंकि चुनाव भी है, न सिर्फ विधानसभा के, उससे पहले पंचायत के भी। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।